नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के बीच न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। 7,500 रुपये मासिक पेंशन, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधा और पेंशन फंड की आर्थिक स्थिति को लेकर कई संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। कुछ पोस्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय की कथित उच्च स्तरीय बैठक और जल्द बड़े फैसले का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन इन दावों की वास्तविक स्थिति समझे बिना इन्हें पक्की खबर मानना उचित नहीं होगा। ईपीएस 95 से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में पेंशन भोगी आज भी बहुत कम मासिक राशि पर निर्भर हैं। दवाइयों, इलाज, राशन, बिजली और दूसरी आवश्यकताओं का खर्च बढ़ चुका है। ऐसे में न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग स्वाभाविक है। फिर भी मांग, राजनीतिक बयान, विभागीय समीक्षा और लागू सरकारी आदेश के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। पेंशन, ईपीएफओ और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी तथ्यात्मक जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यहां किसी वायरल दावे को तत्काल सरकारी फैसला बताने के बजाय उपलब्ध आधिकारिक सूचना के आधार पर उसकी वास्तविक स्थिति समझाई जाती है। सबसे पहले मौजूदा न्यूनतम पेंशन की बात करते हैं। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ईपीएस 95 के अंतर्गत पात्र पेंशन भोगियों को बजटीय सहायता के माध्यम से 1,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन उपलब्ध करा रही है। यह व्यवस्था वर्ष 2014 से लागू है। जुलाई 2025 में संसद में दिए गए सरकारी उत्तर में भी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये ही बताई गई थी। शून्य इसका अर्थ यह है कि 7,500 रुपये, 9,000 रुपये या किसी दूसरी बढ़ी हुई राशि को अभी लागू न्यूनतम पेंशन नहीं माना जा सकता। अलग अलग पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से अधिक पेंशन और महंगाई राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी संगठन की मांग अपने आप सरकारी आदेश नहीं बनती। 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग इसलिए प्रमुख हुई क्योंकि पेंशन भोगियों का कहना है कि 1,000 रुपये में सम्मानजनक जीवन चलाना संभव नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को केवल 1,000 रुपये मासिक मिलते हैं तो यह लगभग 33 रुपये प्रतिदिन के बराबर बैठता है। इतनी राशि में भोजन, दवा, यात्रा और घरेलू खर्च पूरा करना अत्यंत कठिन है। कई पेंशन भोगियों ने निजी कंपनियों, कारखानों, परिवहन संस्थानों और दूसरे संगठित प्रतिष्ठानों में दशकों तक काम किया है। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ लोगों के पास पेंशन के अतिरिक्त कोई स्थायी आय नहीं होती। स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ने पर उनकी आर्थिक स्थिति और कठिन हो सकती है। इसी कारण न्यूनतम पेंशन का विषय सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक वृद्धावस्था से भी जुड़ जाता है। हालांकि प्रत्येक ईपीएस 95 पेंशन भोगी को समान राशि नहीं मिलती। पेंशन का निर्धारण पेंशन योग्य वेतन, पेंशन योग्य सेवा और योजना के नियमों के आधार पर होता है। ईपीएफओ के अनुसार सामान्य गणना में पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा को निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सेवा और योगदान रिकॉर्ड अलग होने पर पेंशन राशि भी अलग हो सकती है। अब उस दावे की बात करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की कथित गुप्त या आपातकालीन बैठक का उल्लेख किया जाता है। उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं में ऐसी किसी विशेष बैठक की पुष्टि नहीं मिलती जिसमें 7,500 रुपये की पेंशन को मंजूरी दी गई हो या प्रधानमंत्री ने सीधे ईपीएफओ को भुगतान शुरू करने का आदेश दिया हो। इसीलिए गुप्त बैठक में फैसला, फाइल पास, प्रधानमंत्री ने अंतिम मंजूरी दी या अगले भुगतान चक्र से बढ़ी हुई पेंशन जैसी लाइनों को आधिकारिक प्रमाण के बिना सही नहीं माना जाना चाहिए। यदि वास्तव में कोई निर्णय लिया जाता है तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ईपीएफओ, प्रेस सूचना ब्यूरो या संसद के आधिकारिक दस्तावेज में उसकी जानकारी सामने आएगी। ईपीएफओ के अनक्लेम्ड या निष्क्रिय खातों में मौजूद राशि को लेकर भी कई दावे होते हैं। कुछ संदेशों में कहा जाता है कि ऐसी पूरी राशि उठाकर न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जा सकती है, लेकिन दावा न की गई जमा राशि किसी स्वतंत्र सरकारी खजाने की तरह नहीं होती। वह संबंधित सदस्यों या उनके वैध उत्तराधिकारियों के अधिकार से जुड़ी हो सकती है। इस प्रकार की राशि के इस्तेमाल के लिए कानून, खाता धारकों के अधिकार, दावों की संभावित वापसी और फंड की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए यह कहना कि अनक्लेम्ड फंड का पैसा सीधे सभी पेंशन भोगियों में बांटने का आदेश हो गया है, आधिकारिक पुष्टि के बिना भ्रामक होगा। फिर भी पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ ने पेंशन योजना के मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया में अलग अलग संभावनाओं के दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता बताई है। इनमें न्यूनतम पेंशन को 2,000, 3,000 या 5,000 रुपये जैसे स्तरों तक बढ़ाने और उसे महंगाई से जोड़ने के संभावित वित्तीय प्रभाव का अध्ययन भी शामिल है। यह अध्ययन की प्रक्रिया है, अंतिम मंजूरी नहीं। यही अंतर दर्शकों को समझना चाहिए। किसी संभावना का वित्तीय मूल्यांकन किया जाना यह संकेत देता है कि अलग अलग विकल्पों का अध्ययन हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि 5,000 रुपये की पेंशन लागू हो गई है। अंतिम निर्णय के लिए सरकार की स्वीकृति, धन की व्यवस्था और स्पष्ट अधिसूचना आवश्यक होगी। अब सांसद सुप्रिया सुले की भूमिका पर आते हैं।
उन्होंने संसद में ईपीएस 95 योजना की विसंगतियों और पेंशन भोगियों की समस्याओं का मुद्दा उठाया है। अगस्त 2024 की लोकसभा कार्यवाही में भी ईपीएस 95 से जुड़ी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता का उल्लेख दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि यह विषय संसद के भीतर उठाया गया है। 3. इससे पहले भी संसद में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई राहत या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी गई थी। मार्च 2021 की लोकसभा कार्यवाही में 9,000 रुपए की मूल पेंशन और महंगाई भत्ते अथवा मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित मांग का उल्लेख मिलता है। यह संसदीय मांग थी, लागू सरकारी आदेश नहीं। 4. इसलिए यह कहना उचित है कि जनप्रतिनिधियों ने पेंशन भोगियों का मुद्दा सरकार के सामने उठाया है, लेकिन सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई, अंतिम लड़ाई शुरू हो गई, देशव्यापी क्रांति घोषित हो गई या दिल्ली जाम करने की तारीख तय हो गई जैसे दावों के लिए ठोस और वर्तमान आधिकारिक प्रमाण आवश्यक होगा। किसी सांसद का संसद में प्रश्न उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे सरकार को जवाब देना पड़ता है और विषय सार्वजनिक रिकॉर्ड में आता है। लेकिन संसद में मांग उठने और मंत्रिमंडल द्वारा नीति मंजूर किए जाने के बीच कई चरण होते हैं। इसीलिए दर्शकों को उम्मीद बनाए रखते हुए आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए। अब अलग अलग पेंशन योजनाओं की तुलना समझते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, किसान मानधन और छोटे व्यापारियों से जुड़ी पेंशन योजनाएं अंशदान आधारित व्यवस्थाएं हैं। इनमें पात्र व्यक्ति निर्धारित आयु के दौरान योगदान करता है और सरकार भी नियमों के अनुसार योगदान देती है। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान हो सकता है। इन योजनाओं की तुलना ईपीएस 95 से सीधे करना आसान नहीं है, क्योंकि पात्रता, योगदान, आयु, वित्तीय संरचना और लाभ का तरीका अलग है। यह कहना कि किसी एक योजना में 3,000 रुपए हैं, इसलिए ईपीएस 95 में 7,500 रुपए स्वतः मिलना चाहिए, भावनात्मक दृष्टि से आकर्षक हो सकता है, लेकिन नीतिगत निर्णय के लिए अलग वित्तीय अध्ययन जरूरी होगा। सरकारी कर्मचारियों की यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी अलग व्यवस्था है। इसके अंतर्गत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कम से कम 25 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। कम सेवा होने पर पेंशन अनुपातिक हो सकती है और न्यूनतम पात्र सेवा की शर्त भी लागू होती है। यदि किसी पात्र कर्मचारी का अंतिम 12 महीनों का औसत मूल वेतन 50,000 रुपये है और उसकी पूरी आवश्यक सेवा है, तो 50% के आधार पर 25,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन का उदाहरण समझा जा सकता है। लेकिन यह व्यवस्था सभी निजी क्षेत्र के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पर लागू नहीं होती। यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है और यह अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई। इसे ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन समझना गलत होगा। दोनों योजनाओं के सदस्य, योगदान, वित्तीय ढांचा और नियम अलग हैं। 6 पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन भी रक्षा पेंशन से जुड़ी अलग व्यवस्था है। उसकी तुलना से सामाजिक न्याय का प्रश्न उठाया जा सकता है, लेकिन ओआरओपी के नियम सीधे ईपीएस 95 पर लागू नहीं होते। प्रत्येक पेंशन प्रणाली का अपना कानून, बजट और पात्रता ढांचा होता है। ईपीएस 95 से जुड़ी ऐसी स्पष्ट जानकारी उपयोगी लग रही हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अलग योजनाओं के बीच अंतर समझने से किसी वायरल तुलना के आधार पर गलत उम्मीद बनने से बचा जा सकता है। अब कथित 3,000 से 5,000 रुपए के नए सरकारी फॉर्मूले की बात करते हैं। अलग अलग स्तरों पर इस सीमा की चर्चा और वित्तीय अध्ययन की संभावना हो सकती है, लेकिन सरकार की ओर से 3,000, 5,000 या 7,500 रुपए की नई सार्वभौमिक न्यूनतम पेंशन लागू करने की अंतिम अधिसूचना सामने नहीं आई है। यदि सरकार भविष्य में कोई मध्यवर्ती राशि निर्धारित करती है तो उसे लागू करने के लिए यह स्पष्ट करना होगा कि लाभ किन पेंशन भोगियों को मिलेगा। क्या मौजूदा पेंशन एक निश्चित न्यूनतम स्तर तक बढ़ाई जाएगी? क्या सेवा अवधि की शर्त होगी? क्या बजटीय सहायता बढ़ाई जाएगी? और क्या महंगाई से जुड़ा नियमित संशोधन भी होगा? इसी प्रकार सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वतः 5 लाख रुपए तक इलाज देने का दावा भी स्पष्ट आधिकारिक आदेश के बिना अंतिम नहीं माना जा सकता। आयुष्मान भारत की अपनी पात्रता और लाभार्थी पहचान व्यवस्था है। किसी नई श्रेणी को इसमें शामिल करने के लिए संबंधित सरकार या विभाग की औपचारिक घोषणा आवश्यक होगी। चिकित्सा सुविधा की मांग पेंशन भोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्धावस्था में पेंशन का बड़ा हिस्सा दवाइयों और इलाज पर खर्च हो सकता है। यदि भविष्य में पात्र ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाती है तो इससे उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति में बड़ी राहत आ सकती है। लेकिन फिलहाल संभावित प्रस्ताव और लागू लाभ में अंतर रखना होगा। पेंशन भोगी संगठनों की एकजुटता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शांतिपूर्ण झापन, संसद में प्रश्न, विभागीय बैठक, प्रतिनिधिमंडल और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मांग आगे बढ़ाई जा सकती है।
महिला पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों की समस्याओं को भी नीति चर्चा में उचित स्थान मिलना चाहिए। फैमिली पेंशन पाने वाली विधवाओं और आश्रित परिवारों के सामने अलग आर्थिक चुनौतियां हो सकती हैं। इसलिए भविष्य की किसी भी समीक्षा में केवल सदस्य पेंशन ही नहीं, बल्कि परिवार पेंशन, चिकित्सा सहायता और भुगतान प्रक्रिया को भी देखा जाना उपयोगी होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफओ की नीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्मचारी प्रतिनिधि, नियोक्ता प्रतिनिधि और सरकार से जुड़े सदस्य विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन किसी बैठक से पहले प्रसारित कथित एजेंडा या अनौपचारिक संदेश को मंजूर फैसला नहीं माना जाना चाहिए। सीबीटी की चर्चा के बाद भी कई मामलों में सरकार की स्वीकृति और अधिसूचना जरूरी हो सकती है। इसलिए बैठक होने की खबर और बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन आने के बीच अंतर समझना आवश्यक है। अब सबसे जरूरी सावधानी की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, सांसद, वित्त मंत्री, संसद भवन या ईपीएफओ का लोगो लगाकर बनाई गई तस्वीर आधिकारिक सूचना का प्रमाण नहीं होती। किसी वीडियो में सीक्रेट मीटिंग्स, फाइनल फैसला, फाइल पास या भुगतान शुरू लिखे होने से दावा सही साबित नहीं हो जाता। आधिकारिक पुष्टि के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, संसद के लिखित उत्तर और सरकारी गजट को प्राथमिकता दें। किसी राशि के लागू होने की वास्तविक पुष्टि बैंक पेंशन रिकॉर्ड और स्पष्ट सरकारी आदेश से होगी। पूरी जानकारी का सार यह है कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग वास्तविक, पुरानी और महत्वपूर्ण है। सुप्रिया सुले सहित जनप्रतिनिधियों ने संसद में पेंशन भोगियों की समस्याएं उठाई हैं। विभिन्न संभावित पेंशन राशियों के वित्तीय प्रभाव का अध्ययन भी नीति प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन 7,500 रुपए और महंगाई राहत को अभी लागू फैसला नहीं माना जा सकता। प्रधानमंत्री की कथित गुप्त बैठक, अनक्लेम्ड फंड के तत्काल इस्तेमाल, 3 से 5,000 रुपए के निश्चित फॉर्मूले और सभी पेंशन भोगियों को स्वतः स्वास्थ्य कवर देने जैसे दावों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार आवश्यक है। जब तक स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं होती, वर्तमान न्यूनतम पेंशन व्यवस्था ही लागू मानी जाएगी। पेंशन भोगियों को अपनी मांग लोकतांत्रिक और संगठित तरीके से उठाते रहना चाहिए, लेकिन आर्थिक योजना किसी अपुष्ट तारीख या वायरल दावे के आधार पर नहीं बनानी चाहिए। जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के साथ साझा करें। पेंशन बढ़ोतरी, सरकारी उत्तर, सीबीटी बैठक और ईपीएफओ के वास्तविक आदेशों से जुड़ी जिम्मेदार जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सूचना सुविधा चालू कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।